आपके सिलेबस में से हट चुका है। लेकिन मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो चलेगा क्या? आज फर्स्ट लेक्चर है, बट मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को समझें कि क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का। फिर अगर हम पढ़ेंगे तो आपको वो चीज अच्छी लगने लगेगी, इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें केमिस्ट्री बोरिंग लगता है। होता है ऐसा? सी, मैं अपने स्टूडेंट से सच सुनना चाहूंगी। बोरिंग लगता है ना केमिस्ट्री? थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक लगता है। ऑर्गेनिक तो बहुत मजेदार है। ऑर्गेनिक मजेदार है। ओके, इनऑर्गेनिक फिजिकल? ऑर्गेनिक अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक अच्छा लगता है। ओके, अच्छा देखो, आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कि केमिस्ट्री जो है बहुत सारी ब्रांचेस है इसकी। ठीक है, आपको सभी को पता है कि जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, वो जो साइंस है उसे कहा केमिस्ट्री। अब यहाँ पर एक और चीज है कि ये जो केमिस्ट्री है ये कितने टाइप की है? तो बेसिकली मेटर जो है, पदार्थ जो है, उनके आधार पे तो ये बताया कि केमिस्ट्री दो टाइप की है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आप लोगों को पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है पढ़ते हैं नॉर्मली कि कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हम जिससे मिलकर बने हैं वो है कार्बन। अब कार्बन एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उससे हजारों टाइप के फॉर्मूला, हजारों टाइप के कंपाउंड्स बन गए हैं। मैं बहुत बेसिक में नहीं जा रही हूँ एटम और मॉलिक्यूल्स में। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप 11th 12th के बच्चे हैं तो आप लोगों को ये चीज पता होगी। पता है? यस मैम। सभी को पता है 11th 12th के स्टूडेंट्स से तो। और आपको ये भी पता होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। यस मैम। पता है ना कि जब भी दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है कि इसके अलावा एक टाइप की और केमिस्ट्री होती है जिसमें हम पढ़ते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी हो गई? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, राइट? इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, या अगर हम कहते हैं कि कोई कंपाउंड है उसकी स्टेट्स है, सॉलिड लिक्विड केसेस, तो इन सब के बारे में जहां पर हम पढ़ते हैं वो है हमारा कौन सा केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा जो है केमिस्ट्री जनरली आपको और भी पता होगा। आपने सुना है मेडिसिनल केमिस्ट्री? मेडिसिनल केमिस्ट्री सुना है ना? नहीं मैम। एक होता है जिसमें मेडिसिन बनती हैं, उसे मेडिसिनल केमिस्ट्री कहा। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे अभी कोई न्यूक्लियर फिजिक्स में जाना चाह रहा है, तो जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में जा रहे हैं वहां पे भी आपको बहुत सारी केमिस्ट्री मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? अथर्व, अथर्व जाना चाह रहा है ना न्यूक्लियर फिजिक्स? नहीं, अथर्व यहाँ पे हर जगह पर केमिस्ट्री। अब हम एक बहुत अच्छे से टॉपिक पे आते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपको पता है जब हम सोकर उठते हैं वहां से लेकर हमारे सोने तक हर जगह पर केमिस्ट्री है। कैसे, कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा? एनीवन ऑफ यू? मैंने कहा कि जब हम सोकर उठेंगे वहां से लेकर जब हम बेड पर गए हैं वहां तक हमारी लाइफ में केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। कोई बता पाएगा कहाँ है? मैम जब सो के उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, उसमें भी केमिकल्स का यूज होता है। ओके, हम चाय वगैरह पीते हैं, उसमें जो शुगर है वो भी केमिकल से मिलके बनी है।
सुक्रोज वगैरह। पता है जो ब्रश करते हैं तो लोग ब्रश है ना, ब्रश भी केमिकल से मिलकर बना है, जिसे प्लास्टिक कहते हैं। जो उस पे पेस्ट है वो भी किससे मिलकर बना है? मैम हम लोग केमिकल काम से। ही इसलिए कर पाते क्योंकि हमारे सेल में रिएक्शंस होती है और रिएक्शंस तो आर द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। या वेरी गुड। कौन है ये? अपना नाम भी बता दो। मैम अथर्व जोशी। ओके अथर्व, बिल्कुल सही। हम जो सांस लेते हैं ना, हम जब ब्रीथ करते हैं वहां पर केमिस्ट्री आ जाती है। जो आपके बायोमोलिक्यूल्स है ना, एक चैप्टर है आपका, आज मैं जनरल डिस्कशन कर रही हूँ। एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो उस बायोमोलिक्यूल्स में जो है एक पार्ट है हीमोग्लोबिन, जो ब्लड होता है सॉरी, उसमें एक है हीमोग्लोबिन। आपको पता है जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, वो उस ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। अब वहां पर जो बाइंड हो रहा है ना, तो हीमोग्लोबिन में एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? हीमोग्लोबिन में एक एलिमेंट है, एक मेटल आयन है। कौन सा मेटल आयन है, किसी को पता? जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड भी होता है। एनीवन ऑफ यू? अच्छा देखो, क्वेश्चन का आंसर आता है तो जवाब दो, और नहीं आता है तो क्लियर बोलो कि मैम नहीं पता है। तो फिर मैं बैठी हूँ ना आपको बताने के लिए। शायद आयरन रहता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन में था। हीमोग्लोबिन में कौन रहता है? आयरन। और ये जो आयरन है क्या करता है, ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ये आयरन कंपाउंड जो ऑक्सीजन आती है हमारी बॉडी में उसे बाइंड कर लेता है, ठीक है, और उसे ले जाता है ब्लड के थ्रू। कहाँ? हार्ट में पंप होता है, और फिर वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है और उसे निकाल देता है बाहर। तो यहाँ पर भी बहुत खतरनाक केमिस्ट्री है। अगर ये केमिस्ट्री नहीं होती तो हम ब्रीथ नहीं कर पाते, ठीक है, और हमारी लाइफ वहीं रुक जाती है। ये तो हो गया हमारी पूरी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म जो है वो केमिस्ट्री से चल रही है। अच्छा आपको एक और चीज पता है, हमारा जो पूरी बॉडी है वो एक केमिकल से मिलकर बनी है, एक एलिमेंट से मिलकर बनी है। उसका नाम क्या है? किसी को पता है? एनीवन? अच्छा गर्ल्स भी बोल सकती हैं। देखो आज मैं बिल्कुल जनरल डिस्कशन कर रही हूँ आपके साथ। अभी मैं कोई डीप केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने कोई चैप्टर नहीं लिया है। मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ केमिस्ट्री का, है ना। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही थी, जरा कोई मुझे बताएगा, मैं भूल गई हूँ। बॉडी एक मेटल से बनी हुई है, मतलब कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट से बनी है। हाँ मेटल मैम और एलिमेंट, एलिमेंट। वो गलत बोल गया। हाँ एलिमेंट और मेटल में डिफरेंस है। बताओ कौन सा एलिमेंट से मिलकर बनी? कार्बन सुना? हाँ मैम कार्बन, वो मैं मेटल के हिसाब से सोचने लगा था इसलिए मैंने मेटल भी बोल दिया, तो उस वजह से नहीं आया। मैंने इसीलिए कहा बेटा एलिमेंट, है ना। मेटल और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? मेटल इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट मेटल हो सकता है, लेकिन सभी एलिमेंट मेटल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा मुझे और ये बताओ कि हमारे आसपास में बहुत सारे चीजें हैं, क्या वो केमिकल से मिलकर बने हैं? क्या उसमें केमिस्ट्री है? जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज है, क्या उसमें कहीं केमिस्ट्री है? मैं बता सकता है कोई? फोटोसिंथेसिस में भी रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे ब्रीदिंग एक केमिकल रिएक्शन है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी क्या है? केमिकल
रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पर है केमिस्ट्री? एनी वन ऑफ यू? अच्छा, गर्ल्स को कुछ नहीं आता है क्या? गर्ल्स को कुछ आता है क्या? अलीना, कायनात, संजना, शाजिया, इतनी सारी लड़कियां हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलो, टूथपेस्ट में केमिस्ट्री है। अच्छा, ये बताओ कि वो जो प्लास्टिक की बकेट वगैरह यूज करते हैं, क्या उसमें कोई केमिकल है? क्या वहाँ केमिस्ट्री है? पॉलीमर्स है ना मैम, वो भी पॉलीमर्स हैं, ठीक है। मतलब वो भी किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। कार्बन से, ओके। मैं थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट करना चाह रही हूँ। मुझे ये देखना है कि आपको पता है कि मैं जो जो बोलूंगी वो मुझे बताना है कि वो कौन सी केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल में, ठीक है? बताओगे? जी yes, मैम। ठीक है। कोई कंपाउंड है, उसकी 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम इन सॉलिड, लिक्विड और गैस का किसी यूनिट पे, किसी कंपाउंड पे जो इफेक्ट देखते हैं उसे हम कौन सी केमिस्ट्री में पढ़ें? फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में। और अभी आपके सिलेबस में क्या क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में क्या क्या है, कोई बताएगा? फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट है, इसमें हम जो भी सॉलिड कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या पढ़ने वाले हो, या पढ़ चुके हो, स्कूल्स में पढ़ा दिया है ये सब? यस मैम। हाँ मैम। ओके, क्या पढ़ा है इसमें? मैम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हेनरी लॉ, राउल्स लॉ इज ओके, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, हम सभी केमिकल्स की कंसंट्रेशन वगैरह। ओके, कंसंट्रेशन वगैरह पढ़िए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलाइड्स और ये सब भी पढ़े हैं क्या? यस मैम। अच्छा, हाँ कोलाइड का मैम। हमारी डेली लाइफ में कोई एग्जांपल बताओगे? मिल्क। मिल्क कोलाइड है, और इसके अलावा क्या दही कोलाइड है? कर्ड, दही कोलाइड है क्या? हाँ, दही एक कोलाइड है क्या? ओके, जो गोंद यूज करते हैं क्या वो कोलाइड है? हाँ मैम। ओके, ओके, शुगर सॉल्यूशन कोलाइड है क्या? नहीं मैम। हम्म, नहीं मैम। नहीं है, ओके। देन और कौन सा टॉपिक है फिर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने? सेल्स के सेल बारे में पढ़ा रोटेशन, है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स कोरोजन। पढ़े, ओके। करोजन पढ़ा है, क्या है करोजन, कोई बताएगा थोड़ा सा? मैं सिर्फ आज जनरल डिस्कशन कर रही हूँ, सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ इसलिए क्योंकि उसके बाद हम एक एक चैप्टर लेंगे और उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोड्स के बारे में, है ना? और ये इलेक्ट्रोड्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आते हैं, कुछ आइडिया है? या सेल्स हम हमारी डेली लाइफ में भी कहीं यूज करते हैं क्या इन्हें? मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी होती है, रिमोट में सेल्स लगते हैं, क्लॉक्स में लगते हैं, ओके, और कार में होती है बैटरी। कार में बैटरीज होती है। ये सारी कौन सी केमिस्ट्री पे है डिपेंडेंट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, ठीक है। फिर है सरफेस केमिस्ट्री, एक है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या है?
मैम सरफेस पे क्या क्या हो रहा है? सरफेस पे, किसकी सरफेस पे? कौन सी सरफेस पे? मैम एक होता है एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट। क्या होता है एब्जॉर्बेंट और एक क्या होता है एब्जॉर्बेंट? हिंदी मैम में से कहते एड्सॉर्बेट हैं। मतलब जिसकी सरफेस पे हो रहा है, ओके, और एड्सॉर्बेंट मतलब जो सरफेस पे हो रहा है। जिसकी सरफेस पे हो रहा है और जो सरफेस पे हो रहा है मीन्स मतलब ऐसा क्या हाइड्रोजन है? और पैलेडियम, तो पैलेडियम अपना एड्सॉर्बेट हो जाएगा और हाइड्रोजन एड्सॉर्बेंट हो जाता है, हो जाएगा। डेली लाइफ में कहीं देखा है एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट? मैम धूल जमना। हाँ, डेली लाइफ में कहीं देखा एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट? मैम धूल, धूल, ये क्या है धूल? डस्ट डस्ट, यस डस्ट। कहाँ पर ये एब्जॉर्बेंट है या एब्जॉर्बेट है? मैम, एड्सॉर्बेंट। थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो? एब्जॉर्बेंट अंदर तक जाएगा, एब्जॉर्बेट सरफेस पे रहेगा, यही कहा है ना अभी तुमने? यही कहा था ना बेटे? नहीं मैम, उल्टा बोला था मैं। क्या बोला? एड्सॉर्बेंट मतलब हाइड्रोजन और पैलेडियम, तो पैलेडियम अपना एड्सॉर्बेट हो जाएगा और हाइड्रोजन एड्सॉर्बेंट होगा, क्योंकि पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब पैलेडियम की सरफेस पे क्या है? है ना, एब्जॉर्बेंट। हाइड्रोजन अरे एड्सॉर्ब है ना। चलो मैं इसको डेली लाइफ में आपको बताती हूँ। एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट दोनों में एक अंतर है छोटा सा, जो तुमने केमिस्ट्री में तो पढ़ लिया, लेकिन इसको डेली लाइफ में भी समझो क्योंकि हम डेली लाइफ की डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक होता है एब्जॉर्बेंट, इसे हिंदी में कहते हैं अधिशोषक, मतलब सोखने वाला। किसी भी सरफेस पे अगर कोई केमिकल है, कोई पदार्थ है, वो क्या हो, उस सरफेस से अंदर चला जाए, सोखने वाला। ठीक है, उसे कहते हैं एब्जॉर्बेंट। क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंट। जैसे आप लोगों ने स्पंज देखा है? स्पंज, स्पंज हाँ देखा मैम। है? स्पंज देखा है कैसे काम करता है? स्पंज कैसे काम करता है? स्पंज कैसे काम करता है, जरा कोई बताएगा? अगर कहीं पानी किसी सरफेस पर गिर जाए और वहां पर अगर हम एब्जॉर्बेंट डाल दें, सॉरी एब्जॉर्बेंट डाल दें, जो कि हमारा क्या है, स्पंज है, तो क्या करेगा वो? बोलो, क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को होगा। क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ अगर मैम। कहीं पर पानी है गिरा हुआ, एब्जॉर्बेंट की बात कर रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन जो है उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि अगर कहीं एब्जॉर्बेंट है ना, जैसे हमने स्पंज की बात की, कहीं पानी गिरा है किसी सरफेस पे और अगर उस पर उस एब्जॉर्बेंट को रख दिया जाए तो क्या करेगा? जितना भी पानी है उसे अपने अंदर सोख लेगा, है ना, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ गए? उल्टा बोल दिया था आपने, इसलिए मैंने उसे करेक्ट किया है। एब्जॉर्बेंट जो है जब भी काम करता है तो क्या होगा? अंदर तक जाएगा। जैसे बहुत सारे आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि, और एब्जॉर्बेट, पहले हम दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझ ले। एब्जॉर्बेट, अगर कोई प्रोसेस कहाँ हो रही है? सरफेस के सिर्फ ऊपर हो रही है, अंदर तक आयंस नहीं जा रहे हैं, तो वो है एब्जॉर्बेट। लेकिन अगर कोई प्रोसेस में आयन अंदर जा रहे हैं तो वो जो कंपाउंड है, वो पदार्थ है, उससे कहा एब्जॉर्बेंट। समझ में आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंस? हाँ मैम। आपने इसको उल्टा बोला था, है ना? उल्टा बोला था ना? हाँ मैम। समझ गए? एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट, जब कोई प्रोसेस सरफेस के ऊपर हो रही है और वो जो कंपाउंड है उससे कहा एब्जॉर्बेंट,
लेकिन अगर क्या हो रहा है प्रोसेस में जो आयन है वो सरफेस के अंदर तक चले गए हैं, क्या हो रहा है प्रोसेस में जो आयन है वो सरफेस के कहाँ चले गए हैं। अच्छा मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है क्या? अभी मेरी मैम वॉइस क्लियर है? मैं अभी तो ठीक है, बाद में कर आ रही थी पहले। हाँ बेटे मेरी वॉइस क्लियर है अभी? यस मैम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रोसेस होती है सरफेस के ऊपर होती है तो वो जो प्रोसेस हो रही है उसमें जो कंपाउंड यूज हो रहा है वो है एब्जॉर्बेंट। लेकिन अगर कोई प्रोसेस हो रही है वो कहाँ तक, उस प्रोसेस का इफेक्ट सरफेस के अंदर तक हो रहा है तो वो हो गया एब्जॉर्बेंट। ठीक है, हिंदी में अवशोषक और अधिशोषक, अधिशोषक एब्जॉर्बेंट और अवशोषक एब्जॉर्बेंट। अवशोषक यानी किसी भी चीज को सोखने वाला, इसीलिए मैंने आपको स्पंज का एग्जांपल दिया। स्पंज के एग्जांपल से याद रहेगा ना, याद रहेगा स्पंज के एग्जांपल से कि पानी धुला हुआ है उस पर अगर हमने स्पंज रख दिया तो स्पंज क्या करेगा, पूरे पानी को सोख लेगा। मतलब उसने क्या करा है, एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्रोसेस तो हो गई एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो कंपाउंड था जिसने उस पानी को खींचा वो क्या कहलाया, एब्जॉर्बेंट। समझ गए? क्लियर? ठीक है। अच्छा अब और कोई एग्जांपल बता सकते हैं एब्जॉर्बेंट का? कोई एग्जांपल बता सकते हो? कोई एग्जांपल बता सकते हो? कोई एग्जांपल बता सकते हो? और कोई एग्जांपल? एनी वन ऑफ यू? अगर आपको ऐसा लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए और मुझे मिल जाएगा वो। अच्छा एक चीज है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताइए वो एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल है। सिटिंग ऑन सोफा, ओके। और मैं आप लोगों को जो है कुछ एग्जांपल बताती हूँ और आप मुझे बताइए कि वो एब्जॉर्बेंट है या एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्बेंट है या एब्जॉर्बेंट है, जो भी है आप मुझे इसके एग्जांपल्स के आंसर बताइए। एब्जॉर्बेंट है या एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। एक तो मैंने आपको स्पंज वाला एग्जांपल दिया ही था। दूसरा जो धूल है वो किसी सरफेस पर जम गई है तो वो क्या हुआ है? या हमने क्या किया है, एक जार में पानी लिया है और वो क्या हो रहा है, भाप बनकर ऊपर से आ रहा है और एक सरफेस पे जाकर जम रहा है। वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है और वो कांच की सरफेस पे जाकर जम रहा है या किसी मेटल की सरफेस पे जाकर जम रहा है। तो ये प्रोसेस जो है वो एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्ब जो है, कांच कांच जो है वो एब्जॉर्बेंट का काम करेगा या एब्जॉर्बेंट का काम करेगा, मुझे बताएंगे? बताओ, वो कांच जो है एब्जॉर्प्शन है। बेंट का काम करेगा या एब्जॉर्बेंट का काम करेगा? बताओ क्या? ओके, कायनात ने लिखा एब्जॉर्बेंट, जो कि सही आंसर है, क्योंकि जो ग्लास की सरफेस है वो उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है, कांच की जो सरफेस है वो उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए वो क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, क्या हो गया, वो एब्जॉर्बेंट। जबकि वो स्पॉन्ज था वो क्या था, एब्जॉर्बेंट था। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैं और तुमसे एक दो चीजें पूछती हूँ। मुझे ये चीज बताओ कि जो अगर चारकोल है ना, चारकोल है उसे किस शुगर सॉल्यूशन में डाला जाए और शक्कर को साफ किया जाए तो वो जो प्रोसेस है उसमें चारकोल क्या करेगा, एब्जॉर्बेंट का काम करेगा या
एब्जॉर्बटेंट का काम करेगा, किसका काम करेगा, एब्जॉर्बेंट का काम करेगा या एब्जॉर्बेंट का काम करेगा, थोड़ा सा बताएंगे। और यहाँ पर एक और चीज है, जो शक्कर होती है ना उसे साफ करने के लिए क्या डाला जाता है, चारकोल डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चारकोल है ये क्या करता है, जो शक्कर है पहले गुड़ से बनती है, तो जो गुड़ होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ये जो शक्कर होती है कैसी होती है, सभी ने देखे शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल सभी ने देखे हैं कैसे होते हैं, वाइट व्हाइट होते हैं। तो जो ब्राउन कलर है उससे वो जो चारकोल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां पर चारकोल एब्जॉर्बेंट है या एब्जॉर्बेंट है, ओके अथर्व, वेरी गुड, अथर्व ने आंसर लिखा है एब्जॉर्बेंट, जो कि सही है। समझ गए कायनात, आपने भी सही आंसर लिखा है, ये है एब्जॉर्बेंट। मतलब अब मुझे भी ये चीज समझ में आ गई कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि व्हाट इज एब्जॉर्बेंट और व्हाट इज एब्जॉर्बेंट। अच्छा, आप अपने डेली लाइफ में कोई और एग्जांपल देख मुझे बता सकते हो कि एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के? मैम एक कोई डाउट है, एग्जांपल, हाँ बोलो। मैम डेंसिटी वेरिएशन और एड्सॉर्प्शन में अंतर क्या हुआ? डेंसिटी वेरिएशन और एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन जो है सिर्फ सोखने की प्रोसेस है, और डेंसिटी जो है आयंस या मॉलिक्यूल्स कितने उसमें है, और उसके कारण उसमें कितना जो है घेराव जो है, डेंसिटी का मतलब है कि कितना उसने उसका वॉल्यूम घेरा है, वो उसकी डेंसिटी होगी। आ रही है बात समझ में, कितना भार हो गया उसमें। जबकि हम एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक प्रोसेस देख रहे हैं, ये सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिनन क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड है वो किस तरह से चीजों को सोख रहा है, किस तरह से उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आया? तो डेंसिटी और एब्जॉर्प्शन में बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अगर खुली हुई एक प्लेट में है, एक बाउल में है, तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, ग्लास में तो डेंसिटी अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है मेरी बात? जैसे पानी और तेल रहता है तो वो एक दूसरे के ऊपर इसलिए रहता है, मतलब तेल पानी के ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। डेंसिटी में पानी से कम है ना? लेकिन हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, किसी भी चीज को सोखना। समझ में आ रही है मेरी बात? आप जी यही मैम, स्पंज को ले जी लेना, मैम, जी मैम। स्पंज, अगर स्पंज है, यहीं पे मैं फिर से स्पंज का एग्जांपल इसीलिए लूंगी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर हो। स्पंज है, ठीक है, एक जगह पर गिरा है पानी और एक जगह पे गिरा है ऑयल, आप दोनों पे स्पंज रख के देख लेना, दोनों एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रही है बात? जो स्पंज का टुकड़ा है वो पानी को भी उतनी ही से एब्जॉर्ब करेगा जितना कि वो ऑयल को कर रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत जी ज्यादा मैम। डिफरेंस नहीं होगा। तो डेंसिटी और एब्जॉर्प्शन में बहुत डिफरेंस है। एक वॉल्यूम जो है घेरने की बात है, और एक किसी भी चीज को सोखने की बात है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बात करें, तो किसी भी चीज को सोखने की बात है, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस हुई एब्जॉर्प्शन, जो उसे सोख रहा है वो हो गया एब्जॉर्बेंट। ठीक है, क्लियर? हाँ मैम। चलो और कुछ? अच्छा एक चीज है, मैम मेरे, एक बार कर देना। हाँ क्या बोल रहे हो बेटे? एक बार फिर रिपीट कर देना। एक बार फिर रिपीट। अच्छा एक चीज और है, हिंदी मीडियम है किसी का हमारे बीच में क्या? कि सब इंग्लिश मीडियम के हैं? क्योंकि देखो हिंदी में टर्मिनोलॉजी सेम चीज बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में टर्मिनोलॉजी अलग होती है और इंग्लिश में अलग होती है, तो फिर मैं दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करूँ, इसीलिए। कोई है हमारे बीच में जो हिंदी मीडियम का है बेटा, कोई है? अगर नहीं बोल सकते हो चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे दिख जाएगा। नो मैम। सभी इंग्लिश मीडियम के है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्ब, पहले तो एब्जॉर्बेंट फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई कंपाउंड है, अगर वो पानी को क्या
क्या कर रहा है, पानी या जो भी है लिक्विड है, जो भी कंपाउंड है, उससे क्या कर रहा है, उसमें कैसी कैपेसिटी है उसको सोखने एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट में क्या होगा, सिर्फ ऊपर की सरफेस पे काम होगा, जो भी आयंस या मॉलिक्यूल्स है वो उस कंपाउंड के अंदर नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको थोड़ा सा बताती हूँ, आपने करोजन पढ़ा होगा, संक्षारण या लोहे पर जंग लगना। तो फिर आपने देखा होगा कि जो लोहे की सरफेस है, जो आयरन की सरफेस है, उसमें बारीक 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 पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो पानी है उस सरफेस पे, वो ह्यूमिडिटी उस सरफेस पे जाती है और उसके अंदर तक चली जाती है, जो उसके पोर्स होते हैं उनके बीच में जाकर बैठ जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि वो जो आयरन की शीट है वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। इसकी केमिस्ट्री नहीं, मैं अभी इसको जनरल लैंग्वेज में बताती हूँ। उसके अंदर तक जाती है तो क्या होता है, उस सरफेस पर वो रिएक्ट करती है और आयरन ऑक्साइड बनाती है, वो सरफेस पे बुरा बुरा पदार्थ जम जाता है। लेकिन आयन कहाँ गए हैं, अंदर जाके बैठे हैं। सरफेस फिनोमिनन तो है लेकिन कहाँ गया, आयन उसके अंदर गए। जबकि अगर हम बात करें कांच की, है ना, ये तो हो गया आयरन की सरफेस पे पानी गया तो इस तरह की कंडीशन हुई। अगर हम ग्लास या कांच ले लें, उस कांच की सरफेस पर अगर पानी गिर जाए तो ना ही उसमें कोई नया कंपाउंड बनेगा और ना ही कोई प्रोसेस होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो जो पानी है सिर्फ ऊपर की सरफेस पे फैल जाएगा, और उस सरफेस को साफ करने के लिए अगर हमने पानी फैलाया भी तो हम उसको साफ करेंगे तो सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? एनी कंफ्यूजन? अलीना मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हो गया सरफेस फिनोमिनन, जो ग्लास पे प्रोसेस हो रही थी वो एब्जॉर्बेंट था, जो आयरन पे प्रोसेस हो रही थी वहां एब्जॉर्बेंट काम कर रहा था। स्पंज का एग्जांपल लाइफ में याद रखना, ये प्रोसेस, ये जो फिनोमिनन है अगर स्पंज के एग्जांपल से याद रखा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद में एस ब्लॉक एलिमेंट्स है आपके। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपने सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपने 11th में पढ़ लिए थे। यस मैम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 अलग अलग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बांटा गया है, एस टी डी एंड एफ। ये एसपीडीएफ क्यों है, कुछ रीजन है इन्हें एसपीडीएफ? ऑर्बिटल से मतलब किस एलिमेंट में कौन सा वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है, भरा रहा है, तो वो उस ब्लॉक में चला जाएगा। लास्ट का जो ऑर्बिटल है यहाँ पर स्पेस को भरा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के, है ना, या एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में जा रहा है, उसकी लास्ट शेल कौन सी है। वो लास्ट शेल एस है तो एस ऑर्बिटल हो गया, लास्ट शेल पी है तो पी हो गया, लास्ट शेल डी है तो डी, और लास्ट शेल एफ है तो एफ ऑर्बिटल उसे कहा गया। ठीक है ना? अब आपके इसमें है एक तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर है एक नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो याद रखना पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल और मेटेलॉइड्स दोनों होते हैं और कुछ गैसेस भी हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल, मेटेलॉइड्स और गैसेस सभी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहाँ ट्रांजिशन मेटल्स है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा मेटल्स आ जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये आप शायद पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। हाँ, मुझे क्वेश्चन मिला है लीना की तरफ से कि मैम उनको एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं और कुछ नाम क्यों नहीं बोलते हैं। ओके, एसपीडीएफ ब्लॉक के अलावा इसके और भी नाम होते हैं बेटे, यह अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा क्योंकि लास्ट शेल में एस ब्लॉक है,
इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, चलो मैं व्हाइट बोर्ड यूज करती हूँ। वैसे तो टाइम हो गया, लेकिन आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि एस ब्लॉक को एस क्यों कहा, पी ब्लॉक को पी क्यों कहा और डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों कहा। ठीक है, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 होते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल सभी को पूरी याद है? पहले तो ये बताओ। हाँ मैम। ये हमारी है एसपीडीएफ ब्लॉक में बना रही हूँ, सिंपल, ज्यादा नहीं डिटेल बताओ अभी कर रही हूँ। यहाँ पर जो है इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल को, यहाँ 3 ब्लॉक से और नीचे एक होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से बांटा। जो बीच का होता है इसे कहते हैं डी ब्लॉक। ये जो है यहाँ पर 2 होते हैं, ये है एस ब्लॉक। यहाँ पर जो है इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक्स। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल लेकर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट के पहले, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं कोई बताएगा? ये पीरियोडिक टेबल है सबसे पहले तो। ये जो हाइड्रोजन। हाँ रुको, ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं इन्हें कहा कॉलम, दाएं से बाएं जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इन्हें कहा रोज। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज है कि एस ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें है हाइड्रोजन और क्या है, लिथियम, लिथियम, बेरियम, नाइट्रोजन। पोटेशियम। तुम्हें याद ही नहीं है बेटा पूरा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये याद है सीजियम क्या? और फ्रेंशियम। हाँ, मेरे इसमें अभी जगह नहीं है इसलिए मैंने इतना ही छोड़ दिया है। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 3। ये ट्रिक पता है ना आपको इनके एटॉमिक नंबर लिखने की? ये बताओ बेटा। पता है मैम। पता है ना? ठीक है, देखो लिथियम की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, 1s2 और 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम को अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। पोटेशियम की बात करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, इसके बाद में 4s1। यहाँ देखो लास्ट शेल जो है, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी एटम्स की लास्ट शेल में s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गए। यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी एटॉमिक नंबर उठा लो, यहाँ पर लास्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन है वो s ब्लॉक में मिला है, इसलिए इसे कहा s ब्लॉक एलिमेंट। कोई p ब्लॉक का कोई बताओ, p ब्लॉक का कोई बता दो एलिमेंट। बोरोन। चलो बोरॉन ले लेते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरॉन 5 है, एल्यूमिनियम 13 है, और क्या क्या है? गैलियम। गैलियम में जीबी आता है या जीएल आता है, जरा बताओ सिंबल। जीए आता है मैम। जीए। ओके, गैलियम, चलो आता है मतलब। गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? Ga है। ओके, एटॉमिक नंबर क्या है? 31। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p1 हो गए 5। ये आते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिखना बेटा? यस मैम। है ना, 2 और 1, 2 4 और 1 5। ठीक है, एल्यूमिनियम का देखो 1s2, आगे आप लोग बोलो, मैं भरती जाती हूँ, क्या आएगा? 2p6। ओके, देन हाँ मैम 3s1 देन क्या आएगा? 3s2 3s1 और देन मैम 3s2 आएगा। 3s2 आया 3s2 देन ओके 3s2, फिर क्या आएगा? 3p1 3p1। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर तुमने देखा ध्यान से तो लास्ट ऑर्बिटल में यहाँ कौन सा है, लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है? p, इसलिए इसे कहा p ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ रहा है? यस समझ मैम। में आ रहा है? हाँ मैम ठीक है, यहाँ पर p ब्लॉक जो है इसे 13 14 15 16 17 18 इस तरह से 6 और जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कितने में किया है? 6 ग्रुप्स में।
ठीक है। और जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें सभी में लास्ट ऑर्बिटल चाहे इलेक्ट्रॉन कितने भी हो, लेकिन ऑर्बिटल क्या होगा, ऑर्बिटल सेम रहेगा p। जैसे कार्बन, कार्बन के बाद क्या हो गया, मैं सारे एक एक ले लेती हूँ, सारी फैमिली के। कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन फैमिली, फिर हीलियम और नियॉन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नियॉन ले लेते हैं। सभी के एटॉमिक नंबर अगर देखें तो 6, 7, 8, 9 और 10, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो आप खुद ही देखोगे ये कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है। जरा फटाफट मुझे बताना है कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। पी के, सभी कौन से ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक ठीक एलिमेंट। है। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आ जाएगा 1s2, 2s2। मेरा बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, मैं इसको एक एक को ही लिखते जाती हूँ। ये हो गया नाइट्रोजन के लिए। वैसे ही अगर हम ऑक्सीजन के लिए देखें तो 1s2, 2s2, 2p2 और 3p4, 2p4। देखो सिर्फ एक ही डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? एक कॉमन चीज है कि लास्ट ऑर्बिटल जो है वो कौन सा है, ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बस। बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी लास्ट ऑर्बिटल सभी का क्या है, p है, इसलिए इन्हें कहा p ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जो बोरॉन था वो था 3rd A, ठीक है। वैसे ही कार्बन जो है इसे 4th A ग्रुप के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोजन को 5th A, ऑक्सीजन को 6th A, फ्लोरीन को 7th A, और ये जो नियॉन है इसे 0 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम होता है इस ग्रुप का, कौन सा है, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप। मेरा बोर्ड क्लियर दिख रहा है या मैं इसको रब करके बताऊं? चलो मैं रब करके बताती हूँ। नहीं मैम, आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18, और ये 18 ग्रुप जो है इसे और एक और ग्रुप के नाम से जाना जाता है, नोबेल ग्रुप, नोबेल गैस ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन है इसे चैल्कोजन के नाम से जाना जाता है, फ्लोरीन को हैलोजेंस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इनकी फैमिलीज होती है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलो टाइम काफी हो गया है, 9:45 बज गया है। आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ये सब समझ में आया? पढ़ाया क्या, जो भी डिस्कस किया आपको समझ में आया? यस मैम। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट।